क्यों कर रही हो? विशाल ने दर्द के मारे रोते हुए पूछा। समर्पण। तुम लोगों ने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, इसीलिए तुम पूरी तरह से मेरे हो। मैं चाहूं तो तुम्हें मार भी सकती हूँ और जिंदा भी रख सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ये जो कुर्सी पर बैठी है वो मेरी छोटी बहन है। 3 साल पहले वो गली में साइकिल खेल रही थी, तभी एक रईस बाप की औलाद ने कार से उसे उड़ा दिया। उस लड़के ने उसे अस्पताल भर्ती करने के बजाय उसी हालत में वहां छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसे अस्पताल ले जाने में देरी हो गई और उसकी मौत हो गई। हम दोनों अनाथ थे, हमारे माँ बाप नहीं थे। मेरी बहन के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था। इधर मेरी बहन मर गई थी, लेकिन वो रईस बाप का बिगड़ैल लड़का बेखौफ होकर शहर में घूम रहा था। उसने पुलिस को खरीद लिया था। मैं इस बात पर अड़ी रही कि जब तक मेरी बहन का खूनी गिरफ्तार नहीं होता तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। लेकिन फिर पुलिस ने उस लड़के की बजाय दूसरे आदमी को गिरफ्तार किया। वो आदमी भी खरीदा गया था जो कुछ पैसों के लिए उस लड़के का जुर्म अपने सर ले रहा था। ये अन्याय मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मैंने अपनी बहन की लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैंने उसे जिंदा करने की ठान ली और फिर मैंने बलिदान, समर्पण और कड़ी तपस्या करके काला जादू सीखा। लोगों का समर्पण भाव ही मेरी बहन को जिंदा कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने उसी लड़के को अपने जाल में फंसाया और उससे उसी के हाथ कटवाए। मैं चाहती तो उसकी जान भी ले सकती थी, लेकिन मैं उसे उम्र भर इस पछतावे के साथ जीते देखना चाहती थी कि इंसान गरीब हो या अमीर, होता तो वो इंसान ही है। इसीलिए हर इंसान के जान की हर किसी को कदर होनी चाहिए। आप लड़के भी अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद हो, इसीलिए मैंने आपको चुना है। अब मेरी बहन को जिंदा करने के लिए सिर्फ आप लोगों का समर्पण चाहिए। मुझे समर्पण करना मतलब मेरी बहन को समर्पण करना। तुम्हारे समर्पण का भाव ही मेरी मरी हुई बहन को जिंदा कर सकता है। लेकिन हमने तो किसी भी गरीब इंसान पर किसी तरह का कोई अन्याय नहीं किया, फिर तुमने हमें क्यों चुना? क्या सच में? माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। टोनी ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर कसम खाई। यह देख वो औरत गुस्सा हो गई और उसने टोनी की गुड़िया की चाकू से गर्दन काट डाली और इधर टोनी की गर्दन कट गई। उसके कटी गर्दन से खून के फवारे उड़ने लगे और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। यह देख आदर्श आंख फाड़कर उसकी तरफ देखने लगा। झूठ बोल रहा था। जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसी की झूठी कसम खाई इसने। सच्चाई क्या है आदर्श? उस औरत ने आदर्श से पूछा। इस सवाल से आदर्श की रूह कांप उठी। हाँ, हमें अमीरी का घमंड है और हम चारों ने बहुत से गरीबों के साथ गरीबी का फायदा उठाया है और उनके साथ अन्याय किया है। आदर्श डर के मारे कांपते हुए बोला। विशाल, तुमने वैभव के साथ क्या किया था? वैभव उन चारों दोस्तों के क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र था जो गरीब था और साइकिल से कॉलेज आता था। वह पढ़ाई में सबसे आगे था। इस बात की जलन इन चारों को होती थी। जब भी वैभव साइकिल से कॉलेज आता तो कार में कॉलेज आने वाले ये चारों उस पर हंसते, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। एक बार टीचर ने मुझसे सवाल पूछा था, उसका जवाब मुझे नहीं पता था, पर उसका जवाब वैभव ने दिया। इस पर टीचर बोली, नालायक, सीखो कुछ वैभव से। मुझे इस बात पर गुस्सा आया। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि हम अमीर होकर भी उस गरीब से क्यों सीखे, और इस बात पर हम चारों ने उसकी जमकर पिटाई की, क्योंकि वो ना उस सवाल का जवाब देता ना टीचर हमें डांटती। उसके बाद हमेशा हम लोग उसे परेशान करते, उसकी साइकिल तोड़ते। विशाल बता ही रहा था कि तभी वो औरत बोली। इसके बाद क्या हुआ आदर्श? इसके बाद हम लोगों से तंग आकर वैभव ने कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। हम लोग बुरी तरह से फंसे थे। वैभव के माँ बाप पुलिस से इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन वैभव तो मर चुका था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया था और अगर हम लोग अपना गुनाह मान लेते तो कई सालों तक जेल में सड़ रहे होते। इसीलिए हमारे पापा ने सबको खरीद लिया और वैभव को इंसाफ नहीं मिला।
यह सुनकर वो औरत मुस्कुराई और बोली, इसीलिए मैंने तुम चारों को चुना। मैं चाहती हूँ कि विशाल तुम मेरी बहन के नाम पर अपना पैर काटकर समर्पित कर दो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। यह सुन विशाल के एक बार फिर रोंगटे खड़े हो गए। वो अब उस औरत को ना भी नहीं कह सकता था। तो शुरू हो जाओ। उस औरत ने कहा, आदर्श जाओ किचन से चाकू ले आओ। विशाल लड़खड़ाते हुए बोला। वैसे आदर्श के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। ना आदर्श आगे बोलने ही वाला था, लेकिन ना कहते ही चुप रह गया, क्योंकि उसने देखा था कि नहीं का मतलब मौत है। और फिर वो किचन में जाकर चाकू ले आया। उसने चाकू विशाल के हाथ में दे दिया। विशाल ने जोर जोर से अपनी सांसें अंदर बाहर की। आदर्श मेरा मुंह कपड़े से बांध दो, उसने आदर्श से कहा। आदर्श ने उसका मुंह कपड़े से बांध दिया और फिर विशाल चाकू से अपना तखने के ऊपर से पैर काटने लगा। खून की पिचकारियां निकलने लगी। विशाल अंदर ही अंदर चीख रहा था। वो थोड़ा और काटता और रुक जाता। उसने अपना आधा पैर काट डाला था कि तभी वो औरत बोली, रुक जाओ विशाल, अब बाकी का कटा पैर अपने हाथों से खींचकर अपने शरीर से अलग कर दो। यह सुन विशाल की रूह कांप उठी। उसने मुंह से कपड़ा हटाया और बोला, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। वो अपने कटे पैर की तरफ देखते हुए बोला, इसी को समर्पण कहते हैं। त्याग दो अपने पैर को, क्योंकि इस पैर ने बहुत सारे पाप किए हैं। उस मासूम वैभव को तुमने इसी पैर से लात मारी थी, तब उसे भी दर्द हुआ था। आज तुम्हें उसका दर्द महसूस होगा। अब चलो, खींच कर अलग कर दो अपना कटा पैर। वो औरत बड़ी आवाज में बोली, मुझे अपने किए कराए पर बहुत पछतावा है। प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सब करने से अब क्या होगा। वैभव तो जा चुका है और अब तुम्हारा पैर जाएगा। वो औरत गुस्से में बोली, अब जल्दी से अपना बचा पैर खींचकर तोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। वो औरत गुस्से में बोली। विशाल ने अपने मुंह पर फिर से कपड़ा बांधा और वो अपने हाथ से अपना कटा पैर खींचने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो थोड़ा सा अपना पैर खींचता और फिर रुक कर रो पड़ता। उस औरत के सामने अपने जान की भीख मांगता, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उस बेरहम औरत ने उसकी एक नहीं सुनी। कई बार अपना पैर खींचने के बाद विशाल रो पड़ा। उसने मुंह से कपड़ा हटाया। मुझे मार डालो, मैं ये और नहीं सह सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा, उस औरत ने कहा। और फिर विशाल की गुड़िया का उसने सर काट डाला और इधर विशाल का सर धड़ से अलग होकर फर्श पर गिर गया। यह देख आदर्श की चीख निकल गई। उसके तीनों अजीज दोस्त उसके सामने ही मर गए थे। अब वो अकेला बच गया था। क्या तुम समर्पण के लिए तैयार हो आदर्श? उस औरत ने आदर्श से कहा। अब उसकी बारी थी। न जाने वो औरत उससे क्या करवाना चाहती थी। आदर्श, नीचे पड़ा हुआ चाकू उठाओ और अपनी कलाई के आगे वाला दायां हाथ काटो। यह सुनकर आदर्श का डर के मारे गला सूख गया। लेकिन मैंने क्या किया? क्या तुम्हें सुशीला याद है? उस औरत ने पूछा। वो सुन आदर्श की आंखें सफेद पड़ गई। क्या किया था उसके साथ? वो हमारे काम वाली की बड़ी बेटी थी। कभी कभार सुशीला घर पर काम करने आती थी। उस दिन मैं घर पर अकेला था, तब वो जानबूझकर मेरे कमरे में आई और मुझे रिझाने लगी, तो मैंने उसे छुआ, लेकिन वो मना करने लगी, इसीलिए मैंने जबरदस्ती की। उसने वो बात घर पर बता दी, लेकिन गलती मेरे अकेले की नहीं थी और मेरे पापा ने कॉम्पनसेशन में पैसा भी दिया था। आदर्श आगे बोलने ही वाला था कि उस औरत ने उसे टोकते हुए कहा, कुछ चीजें एक बार गई तो कभी वापस आती नहीं, जैसे कि उस बच्ची की इज्जत। अब तुम्हारा हाथ भी उसी तरह से जाएगा। अब जल्दी से हाथ काटो, वरना तुम्हारा गला कटेगा। तुम वादा करो कि मैं तुम्हें जब मेरा कटा हाथ दे दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। यह सुनते ही आदर्श ने डर के मारे फर्श पर पड़ा चाकू उठाया। अपने हाथ को देख उसके आंखों में पानी आ गया और उसने अपना हाथ चाकू से काटना शुरू कर दिया। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे किसी भी तरह से जिंदा रहना था। उसकी कलाई से खून की धारा बह रही थी, लेकिन वो रुका नहीं था।
उसने अपना आधे से ज्यादा हाथ काटा था कि तभी वो औरत बोली, अब बचा हुआ हाथ तुम अपने दांतों से खींचकर अलग करोगे। आदर्श रुक गया। वह खून के आंसू रो रहा था। उसका शरीर डर और दर्द से कांप रहा था। उसने कटा हाथ मुंह में पकड़ा और उसे खींचने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। उसने उसका हाथ उखाड़ डाला। उसका कटा हाथ उसके मुंह में था और वो आंख बंद करके अपने हाथ को चबाते हुए अपनी रोती आवाज दबा रहा था। शाबाश, अब तुम्हारा हाथ अपने बाएं हाथ में लो और बोलो, मैं ये मेरा कटा हाथ रोशनी को समर्पित करता हूं। और फिर उसे फर्श पर गिरा दो। आदर्श ने अपना हाथ मुंह से दाईं हाथ में पकड़ा और बोला, मेरा कटा हाथ रोशनी को समर्पित करता हूँ। और फिर उसने अपना कटा हुआ हाथ बाईं हाथ से छुड़ा दिया। वह हाथ जैसे ही फर्श पर गिरा, वह गायब हो गया और उस औरत के सामने जल रहे अग्नि में जा गिरा। वह हाथ जलने लगा और कुर्सी पर जो लाश थी, उसके शरीर पर कुछ मांस चढ़ने लगा, जैसे वो लाश जिंदा शरीर में बदल रही थी। अब तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी जियो बच्चे, उस औरत ने कहा और वो स्क्रीन से गायब हो गई। आदर्श के शरीर से खून बह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह कमरे से बाहर निकला और जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, उसने वॉचमैन को जोर से आवाज लगाई और फिर वो जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसने अपना हाथ गंवाया था। उसके होश में आते ही नर्स ने डॉक्टर और पुलिस को अंदर बुलाया। उसके मम्मी पापा भी बाहर इंतजार कर रहे थे। वो सब जानना चाहते थे कि आखिर कल रात उसके कमरे में क्या हुआ था, क्योंकि उसके कमरे में विशाल, आकाश और टोनी की सरकटी लाशें पड़ी हुई थी। वो जानना चाहते थे कि उनका ये हाल किसने किया, क्योंकि सीसीटीवी में घर के अंदर घुसते हुए कोई अनजान आदमी नहीं दिखा था। आदर्श आज तक अपने किए की सजा भुगत रहा है और वो औरत अभी भी गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाले लोगों को ढूंढकर उन्हें सजा दे रही है और अपने बहन को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। शायद उसने अब तक कई लोगों को मारकर उसे जिंदा भी कर लिया होगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और